स्वागत है आपका मनी गुरु में। टैक्स स्पेशल शो आज है और मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, जैसे जैसे बजट पास आ रहा है वैसे वैसे मिडिल क्लास की उम्मीदें सरकार से और ज्यादा बढ़ रही हैं। चुनावों के पहले सवर्णों को आरक्षण का तोहफा देकर के सरकार ने सैलरीड क्लास की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब खबरें तो ऐसी भी हैं कि बजट में मिडिल क्लास को सरकार कई तोहफे भी दे सकती है। तो क्या वाकई आम आदमी के सपनों को सरकार पूरा करेगी और क्या मिलेगा आम आदमी को खास तोहफा इस बार के बजट पर? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मनी गुरु में टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार। बहुत स्वागत है हिमांशु आपका हमारे शो में। और देखिए, जैसा बातों में हिमांशु कर ही रहे हैं, और हालांकि इसी बार क्यों हर बार ही जब बजट आने वाला होता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो चाहते हैं कि सरकार और ज्यादा उन्हें कोई अच्छा या बेनिफिशियल कोई तोहफा दे, और आम आदमी की इस बार भी जरूर कुछ वैसी ही उम्मीदें हैं। आपको लगता है इस बार जो आम आदमी है, जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके अच्छे दिन आने वाले बजट से? देखिए, इनकी तो बात मैं नहीं कहूंगा, हम टैक्स की बात करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल आ भी चुका है और अभी जो 10% का आरक्षण दिया गया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया गया है। कहा गया है कि जिसकी इनकम की बात की गई है 8 लाख के नीचे, वो उस जो बेनिफिट है उसको ले सकता है। यानी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये है कि जो अभी का स्लैब है 2.5 लाख का, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात जरूर होगी। कितना बढ़ता है तो टाइम की बात है, और ऐसे जो इलेक्शन के टाइम होते हैं उस समय मिडिल क्लास को हमेशा देखा गया है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा बोनस आपको मिलने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, और ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। अभी कुछ अटकलें बहुत तरह की आ रही है, बट अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो अभी की फिलहाल स्थिति को देखते हुए, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है सरकार से, आपकी क्या डिमांड होगी? आपको लगता है अब इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अभी पिछले साल ही इंसर्ट किया गया है, और इसमें इंसर्ट करने की वजह से जो मेडिकल था और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस थे उसको डिलीट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। अभी जो चर्चा में बहुत ये बात आ रही है कि इस दोनों को रिस्टोर भी किया जा सकता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलग से दिया जा सकता है। तो माइट भी कि ऐसा हो कि आने वाले टाइम में जब बजट पेश हो, उसमें हो सकता है कि जो पिछले प्रावधान को हटाए गए थे उसको फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। दोनों ना हो, एक हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट या मेडिकल किसी एक को रिस्टोर किया जा सकता है, जिससे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी आप कह सकते हैं रियायत मिल सकती है, टैक्स की कुछ गुंजाइशें हो सकती हैं। लेकिन ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट के नुकसान हुए थे, तो थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा सकती है मिडिल क्लास के लिए कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन का बार-बार जो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, और जो पुराने सेक्शंस को, प्रोविजंस को हटाए गए उसमें से हो सकता है या तो मेडिकल या ट्रांसपोर्ट एक रिस्टोर कर दिया जाए। आपकी क्या डिमांड होगी हिमांशु? अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो आप किस तरह से देख रहे हैं, दोनों में से किसे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? पर्सनली आपकी क्या डिमांड होगी? देखिए, मेरे हिसाब से अगर अपनी बात कहूं, जो हम लोग रोज लोगों से मिलते हैं, तो पहली चीज की जो स्टैंडर्ड आप जो स्लैब है उसको तो अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए। एक तो वो डिमांड बहुत जेन्युइन है, और इसको मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल में आपको नहीं मिलेगा। एक अच्छा खासा हो सकता है 5 लाख से 6 लाख के आसपास कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरा, जो एटीसी का जो स्लैब है 1,50,000 और 2 लाख, मतलब 2 कैटेगरी में दिया गया, टोटल 2 लाख है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद लग रही है कि ये 2 लाख से 2.5 लाख तक जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं एटीसी के ऊपर अभी हिमांशु आने भी वाली थी, क्योंकि एटीसी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड आपको नहीं लगता है? बहुत सारी चीजें जो एटीसी के अंदर हैं, और अगर इसमें थोड़ी और राहत लोगों को मिल सके, क्योंकि देखिए आमदनी भी लोगों की बढ़ रही है, खर्च भी लोगों का बढ़ रहा है, सैलरी लोगों की पहले से बढ़ी है, लेकिन ये जो एटीसी का दायरा है पिछले काफी वक्त से हमने देखा है कि इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वो जो 1.5 लाख का अमाउंट है, अगर उसे बढ़ा करके 2 लाख या 2.5 लाख कर दिया जाए तो शायद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। कहां तक आप इस अमाउंट को बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख की तो जो आपका एटीसी है वो 2.5 लाख तक हो जाना चाहिए इस बार। मुझे उसमें कोई किसी भी तरह की कोई शंका नहीं दिख रही, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रियायत नहीं दी गई थी। तो एक एरिया ऐसा है जहां पे कि आप गुंजाइश कर सकते हैं और गवर्नमेंट से उम्मीद कर सकते हैं कि मिडिल क्लास को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इससे देने से फायदा भी क्या होगा कि जो मनी मार्केट है वहां सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो कैपिटल गेन था उसको भी रिमूव कर दिया गया स्टॉक पे, जो भी बेनिफिट होते थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहेगी जो सर्कुलेशन है मार्केट में, सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तरह के प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगी, जहां पे अगर आप पैसा लगाते हैं वो 50,000 हो या 20,000 हो,
कुछ भी अमाउंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मनी मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। कि अगर आप पैसा मनी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट का ये डबल यहां पे आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट रहना चाहिए कि एक तो मिडिल क्लास को तो बेनिफिट देना ही देना है, जो स्टॉक मार्केट में एक थोड़ा सा उस तरह से अगर आप पीछे कुछ टाइम से देखें तो बहुत ही फाइन अपने पैसे विड्रॉ किए, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको भी लेके बहुत चाहेगी कि कुछ ऐसा प्रोविजन लेके आए जहां पे दोनों का विन विन सिचुएशन भी हो और टैक्स का बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो। क्योंकि आपको डेफिसिट भी देखते रहना है टैक्स की वजह से। अगर आप किसी तरह की रियायत देते हैं तो इमीडिएट इसका इंपैक्ट आपके डेफिसिट पर पड़ जाता है, आपकी जो कलेक्शन है वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा बैलेंस देखना होगा कि उन्हें एक तरफ से पैसे देने भी है और एक तरफ से पैसे लेने भी है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे ये प्रोविजन लेके आते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपका शेयर मार्केट को इंपैक्ट करने वाला है। जो भी रियायत होगी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के थ्रू ही होने वाली है आपको। और देखिए, इसका पहले जैसे हम एटीसी के ऊपर बात भी कर रहे थे, फिलहाल हम इस वक्त हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें स्क्रीन के ऊपर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से फिक्की की तरफ से भी ये डिमांड की गई है कि एटीसी का जो दायरा है वो बढ़ा करके अब 3 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। ये फिक्की की तरफ से डिमांड आई है और जो लोगों की बचत करने की क्षमता है वो और ज्यादा इससे बढ़ पाएगी और एक तरह से लोगों को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये तमाम चीजें फिक्की की तरफ से कही गई और देखिए हिमांशु भी कह ही रहे हैं कि आपको इस बार थोड़ी और राहत मिल सकती है। तो आम आदमी इस बार के बजट से जो उसकी उम्मीदें हैं वो पूरा होने की बात भी फिलहाल सोच सकता है। अच्छा हिमांशु, मुझे एक बात और बताएं, 1.5 लाख एटीसी का जो एग्जेम्पशन है हम चाह रहे हैं कि वो बढ़े। एनपीएस में क्या आपको लगता है कि ये जो 50,000 की लिमिट है, जो कैपिंग है एनपीएस के ऊपर, और ज्यादा एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट इसे भी बढ़ा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि एनपीएस में कोई आप बेनिफिट देखेंगे। कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही कोई चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या है कि एक तरह का जो सेंटीमेंट है वो उसको आपको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहेगी कि कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग मैसेज दें कि हम मार्केट के लिए सोचते हैं और उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को भी मिल जाएगा, लोअर मिडिल क्लास को मिल जाएगा, सैलरी क्लास को डायरेक्टली चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तरह का गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है जो एनपीएस है, जो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा रियायत मिलने वाली है। कुछ किसी भी तरह के बॉन्ड्स होंगे या किसी तरह के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें अगर आप पैसा लगाते हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आप जो अभी एनपीए की बात देख रहे हैं तो गवर्नमेंट उस तरह के कोई बॉन्ड भी लेके आए कि 2 साल 3 साल का लॉक इन पीरियड हो, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट दिया जाए। तो इस तरह की चीजों का मामला सुनने में आ रहा है मार्केट में कि इस तरह की चीजों के प्रोडक्ट के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। साथ के साथ अभी डायरेक्ट टैक्स कोड भी आने वाला है, तो उसमें भी देखते हैं कि किस तरह की चीजों के स्ट्रक्चर किया जा रहा है। और इकोनॉमी के लिहाज से भी मैं आपसे हिमांशु समझना चाहूंगी कि अगर जो टैक्स लिमिट है वो बढ़ा दी जाए, लोगों के हाथ में और ज्यादा इससे पैसा आए, तो इकोनॉमी के लिहाज से आप इसे कैसा देखते हैं? किस तरह से फायदा इकोनॉमी को इससे हो सकता है? देखिए, अगर आप टैक्स लिमिट बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आपके एक्सपेंडिचर तुरंत बढ़ जाते हैं। इसको कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग बॉन्ड के साथ लेके जाना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपकी टैक्स जो रियायत दी जा रही है, जो जैसे अगर हम बात करें 2.5 लाख से 5 लाख भी कर दिया जाएगा तो आपकी एक्सपेंडिचर तुरंत बढ़ जाएगी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर किसी तरह के स्ट्रक्चर बॉन्ड में जो कि 2 लाख को 2.5 लाख या 3 लाख किया जाता है, ये एक स्ट्रक्चर पैसा किसी आप सेक्टर को कह सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में ले जाके आप उस स्ट्रक्चर को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए डिसाइड करना होगा कि उन्हें कहां ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपके एक्सपेंडिचर तो पहले दिन ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि आपको जो टैक्स सेविंग हो रहा है कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में जाना है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर पॉइंट अलग होता है। तो ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ये सोचना है कि कितनी डेफिसिट वो ले सकती है, कितना आपको रियायत दे सकती है मिडिल क्लास का, जिसका उसके बैलेंस शीट पे भी ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ज्यादा बैलेंस शीट पे अगर अभी आप देखें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट और बहुत तरह की चीजें चल रही है, तो गवर्नमेंट उस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा डेफिसिट अपने बुक्स में खड़ा कर पाए। तो आप रियायत वही समझे जहां पे गवर्नमेंट को डबल फायदा हो, या कि इकोनॉमी पे कोई उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा हो या किसी सेक्टर पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा हो, जिससे कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ आफियत मिले। वही बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और अब हिमांशु, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जो आम आदमी है उसके लिए इस बार का जो बजट है वो कम से कम खुशियां लेकर के आए, क्योंकि पिछले काफी वक्त से हमने देखा है कि आम लोगों की जो उम्मीदें हैं, खास करके मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं, वो बजट से पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो एटलीस्ट 2019 का चूंकि बजट है, आपने भी शुरू में कहा कि इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट और ज्यादा रियायत लोगों को दे दे, तो हर क्षेत्र में सिर्फ टैक्स लिमिट ही ना बढ़े, एटीसी का जो दायरा है वो भी और ज्यादा बढ़ जाए, और इसके अलावा
अलावा भी तमाम जो रियायतें लोगों को मिलनी शुरू हो जाएं, ऐसी हम भी उम्मीद कर रहे हैं और हर तरफ से मांग भी उठ रही है। दूसरा जो प्रोग्राम का आज का डिस्कशन का पॉइंट है, अब हिमांशु मैं उसके ऊपर आना चाहूंगी। हम इनकम टैक्स रिफंड की आज बात करने वाले थे और इनकम टैक्स रिफंड में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो रिफंड क्लेम तो करते हैं लेकिन उनका क्लेम का जो पैसा है वो उन्हें बहुत जल्दी नहीं मिलता है, कभी कहीं अटक जाता है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। हिमांशु, आपने भी अक्सर ही देखा होगा कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कहीं मेरे वो पैसे अटक ही तो नहीं जाएंगे, कहीं स्क्रूटनी तो नहीं होने लगेगी, कहाँ गए मेरे पैसे, क्यों नहीं मिले। तो इस कंडीशन में जो लोग अभी हैं या जिन्हें डर लगता है टैक्स रिफंड का पैसा नहीं आने पे, अब उन्हें हम थोड़ी राहत के लिए स्पेशली आपसे समझना चाहेंगे रिफंड आखिर किस तरह से आता है। शुरुआत इससे कर लेते हैं, आगे हम एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल किस तरह से ये रिफंड आता है। देखिए, पहले तो रिफंड जो आपने बात कही बहुत ही प्रैक्टिकल है। जिस दिन हम रिटर्न फाइल करते हैं नेक्स्ट दिन से हमारे क्लाइंट पूछने लगते हैं कि सर रिफंड कब आएगा, कब तक मिलेगा। तो पहली चीज रिफंड का मामला ये समझे कि पहला एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि बहुत लोगों के पास ये समझ है कि जो टीडीएस कटता है वो रिफंड होता है। ऐसा नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा टीडीएस करता है वो रिफंड होता है। यानी कि अगर आपकी 5 लाख की इनकम थी और उस पे लेट्स अज्यूम कि 10,000 का टीडीएस बन रहा था और वो 12,000 गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने काट लिया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको रिफंड होना है, टोटल पैसा नहीं होना है। तो पहली चीज ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जनरली देखा गया कि ई वेरिफिकेशन से अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज में रिफंड आ जाता है। मैं सैलरी क्लास के लोगों की बात कर रहा हूं, वहां पे इजीली आ जाता है। अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका ई वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो टीडीएस डिटेल फिल किए हो या किसी के थ्रू कराए हो वो टीडीएस मिसमैच हो, एक रीजन ये हो सकता है। उसके अलावा ये हो सकता है कि जो आपने इनकम डेटा दिया था उस डेटा में किसी का टैन नंबर या किसी तरह की कोई और त्रुटि रही हो जिसका आपको आइडिया नहीं हो, लेकिन आप जब पोर्टल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाता है किस तरह की खामियां हैं। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है। आप केवल ये देखेंगे कि रिफंड स्टेटस क्या है, उससे आपको पता नहीं चलना। आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, वहां पे अपने यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप वहां पे स्टेटस अपना देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने ई वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है। अगर वो आपने नहीं किया तो उसकी वजह से जनरली देखा गया कि डिले हो जाता है। होता है क्या कि जब हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कस्टमर ये भी समझने लगते हैं कि रिटर्न फाइल होने के बाद उनको वेरिफिकेशन नहीं करना, मतलब सब कुछ हो चुका है। तो ये कंफ्यूजन ना रखें। आपको ई वेरिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। अगर और कुछ नहीं हो तो आप उसके प्रिंट लेके आप बैंगलोर उसको भेज सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है रिफंड के साथ। लेकिन ये क्या इतना ही इजी होता है जितना आप बता रहे हैं कि अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, क्योंकि लोगों के पास होता तो है फिर भी वो किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, तो रिफंड का अगर पैसा नहीं आ रहा है, ये प्रोसीजर बहुत इजी है, लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, या इसके लिए भी किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए? कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट से जितने, मैं स्पेशली सैलरी क्लास को कहूंगा कि जितनी दूरी आप एक्सपर्ट से बनाए रखेंगे वो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको आप जो रिटर्न फाइल करते हो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने या किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएं, incometaxefiling.gov.in पे आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से बहुत ही आसानी से 2-3 टैब को आप अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। वहां पे आपका रिफंड स्टेटस भी दिखता है, तो वहां बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर इंडिविजुअल क्लाइंट है तो ये आप खुद से देख सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन अपना आईडी लॉगिन पैन कार्ड के थ्रू होता है। आपके लॉगिन आईडी आपका पैन कार्ड होगा, पासवर्ड आप या तो जनरेट कर सकते हैं या जिसने भी आपका रिटर्न फाइल किया होगा वो आपका पासवर्ड बता देगा। आप वहां पे जाके आप अपना स्टेटस चेक करें, और कोई क्वेरी है तब प्रोफेशनल के पास जाएं। अननेसेसरी आप प्रोफेशनल को भी बार बार आप पूछते हैं तो वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ये आपका काम है कि ये क्रॉस चेक करना इजीली हार्डली 2 मिनट का काम होता है। इसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान पोर्टल है ITR 1 के लिए। मैं केवल ITR 1 की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ITR 1 बहुत ही आसान है, स्पेशली सैलरी के लिए। आप बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। 5 से 10 मिनट अगर आप टाइम उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप सारी चीजें इजीली देख सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं हिमांशु, अगर मैंने जो डिटेल्स रिफंड जब मुझे चाहिए क्लेम करने के समय जो मैंने भरी है, अगर वो ठीक ढंग से मैच नहीं हो पा रही है, मेरे TDS का जो फॉर्म है वो शायद उसमें कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ये मिसमैच होने के चलते भी जो रिफंड में देरी होती है, क्या इसका आगे आपकी क्रेडिट के ऊपर कोई असर पड़ता है? या बहुत से लोग डरते हैं कि कोई केस मेरे ऊपर ना हो जाए, मैंने गलत जानकारी दे दिए। कभी गलती से भी हम ऐसी चीजें कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, अवेयरनेस की कमी होती है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी तरह की गलती हो गई है आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं।
खुद से ना करें, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के केस में थोड़े से प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत होती है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा भी अकाउंट और टैक्स को समझते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो पहले कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसमैच है, आप रेक्टिफिकेशन फाइल करके उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं और ऑटो आपका प्रोसेस हो जाता है और जो भी रिफंड अमाउंट या जो भी आपकी कंप्लेंसेस वो कंप्लीट हो जाती है। और कोई गलत इंफॉर्मेशन दो तरह की, एक इंटेंशन में आपने दिया, गलती से दे दिया। जैसे इंटेंशन ये था कि मैंने एटीसी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 1.5 लाख लगा दिखा दिया, तो ये एक इंटेंशन है जिसमें ऑलरेडी सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर आए हुए हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर डाला और वो टैन नंबर गलत डाल दिया, वो कोई त्रुटि नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिसका अगर कल को कोई रिप्लाई भी आता है तो आप उसका बहुत इजीली जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो कोई अगर इंफॉर्मेशन आपने गलत दिया है इंटेंशन के साथ, वो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अदरवाइज कोई त्रुटि है, इजीली रेक्टिफाई हो जाएगा, और 2 बार 3 बार भी होता है तो कोई परेशानी नहीं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के तरीके भी मैं चाहूंगी हिमांशु अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सके, क्योंकि कई तरीके होते हैं वेरिफिकेशन के। आप आधार का जो ओटीपी नंबर होता है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा बैंक एटीएम से भी कर सकते हैं। तो डिटेल में आप प्लीज बताएंगे कि कौन से तरीके हैं जिनसे वेरिफिकेशन हो सकता है। देखिए, सबसे आसान आज की डेट में आधार वेरिफिकेशन है। आप लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आपको ऑनलाइन लॉगिन करके आधार ओटीपी जनरेट करना पड़ता है, और ये बहुत ही आसान होता है, इमीडिएट हो जाता है। इन केस कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं सबसे आसान बताता हूं कि आप जो एक्नॉलेजमेंट है उसका प्रिंट लें, उसको साइन करें और पोस्ट ऑफिस से, सिंपल पोस्ट से आप उसको बैंगलोर सीपीसी में भेज दें। तो ये सबसे आसान तरीका पहला है कि आप प्रिंट लें, साइन करें और भेज दें। ये उनके लिए है जो थोड़ा टेक सेवी नहीं है या जिनके साथ थोड़ी परेशानी है। दूसरा आसान तरीका यह है कि आप लॉगिन करें, ओटीपी जनरेट करें आधार के थ्रू, इंस्टेंट आपके आधार के थ्रू हो जाएगा और इमीडिएट वो आपका जो वेरिफिकेशन है वो डन हो जाता है। तीसरा कर सकते हैं ईसीबी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। आज की डेट में आप नेट बैंकिंग के थ्रू जिस भी बैंक में, जनरली सारे बैंक के साथ अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन बैंकिंग जाते हैं वहां से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन आते हैं ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर एटीएम के थ्रू भी चाहें तो आप एटीएम के थ्रू अगर जब जाते हैं तो वहां भी वेरिफिकेशन, जब आप एटीएम कार्ड लगाते हैं उसके बाद ऑप्शन आता है ई वेरिफिकेशन का, आप उसके थ्रू भी ओटीपी जनरेट करके कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी अपना ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ई वेरिफिकेशन के मल्टीपल ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है और आप ये किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आता, सबसे आसान आप उसका प्रिंट ले और बैंगलोर भेज दें, सबसे आसान है। इन केस की अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल चीजों में नहीं जाना, परेशान नहीं होना, तो जब भी रिटर्न फाइल होगा आपको एक्नॉलेजमेंट आपके मेल पे आ जाता है इमीडिएट, अगर आपका मेल आईडी उसके साथ कॉन्फ़िगर है। तो ये बहुत ही आसान, अब तो बहुत ही सरल हो चुका है। पहले थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स भी थे, अब तो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बस इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है, वो भी नहीं है तो आप एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और गवर्नमेंट शुरू से ये चाहती भी थी हिमांशु कि लोग अपना टैक्स खुद से पे कर सकें, चीजों को समझ सकें, इसीलिए फॉर्म में भी तमाम बदलाव किए गए। अब तो फॉर्म का नाम भी सरल है और बहुत आसानी से आप इसे खुद भर सकते हैं। जैसा हिमांशु ने भी कहा कि किसी भी तरह के आपको किसी से टिप्स लेने की या फिर किसी एक्सपर्ट से आपको बात करने की जरूरत नहीं है, खुद आप ये काम आराम से कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, एक चीज आप मुझे और बताएं, ये तो तमाम चीजें हुई कि कैसे गलती हो जाती है, कैसे हम वेरीफाई करें, लेकिन जब मैं आईटीआर फाइल करने जा रही हूं उस वक्त ही मैं कौन कौन सी सावधानियां बरतूं, उस वक्त ही मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूं ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आगे आए ना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन अपनी सैलरी की डाल रहे हैं, 26A एक आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो 26A में रिफ्लेक्ट होता है। जनरली देखा क्या गया है कि आप 26A में चेक नहीं करते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, और कहीं और आपके सेविंग अकाउंट से कोई टीडीएस कट रहा था, आपके सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा था उस पर टीडीएस कटा था, या कहीं और कुछ टीडीएस कटा हुआ था और वो अमाउंट आपने अपने बुक्स जब रिटर्न फाइल कर रहे थे वो आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो पहली चीज कि 26A को तो जरूर चेक करें कि 26A में जो अमाउंट आपके फॉर्म 16 में आ रहा है वहां से मैच कर रहा है। ये एक बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक आपको चेक करने की जरूरत है। साथ के साथ जब भी खुद से रिटर्न फाइल करें, अपने पैन नंबर साथ के साथ जो एम्प्लॉयर है उसका टैन नंबर पे जरूर ध्यान से भरें, क्योंकि ये एक बेसिक गलती होती है कि जब वहां पे आप एरर कर जाते हैं या गलती से कोई दूसरा बटन दबा देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जनरली देखा गया कि जो
अगर आप गलती के लेवल देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं। अगर आप केवल 26 एस को ठीक से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने बुक्स के साथ और अपने रिटर्न के साथ, तो आपको आधी परेशानी वहीं पे खत्म हो जाती है। जनरली परेशानी होती है कि जो आपका टीडीएस कटा हुआ है किसी दूसरी चीज पे जो आपको पता नहीं होता है आपके अकाउंट में या एफडी के अगेंस्ट, वो आप डिक्लेयर नहीं करते, उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप उसको डालते हैं तो कोई और बाकी ऐसा कोई आप किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते जाना है। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर अपना रखें ताकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, अगर कुछ गलती होती है या किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकम टैक्स की तरफ से आता है तो आप तक पहुंच पाए। ये बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और हिमांशु देखिए, एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनकी कुछ क्वेरी है तो जरा आप उसे भी सॉल्व कर दीजिए। हमें कॉल किया है रोहन जी ने। बहुत स्वागत है सर आपका मनी गुरु में। बताइए सवाल क्या है आपका। जी नमस्कार मैडम। मैंने दरअसल आईटीआर तो भर दी है, लेकिन आईटीआर भरने के दौरान मुझे लगता है कुछ जानकारियां जो थोड़ी सी रह गई हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, दोबारा से भर सकता हूँ या एडिट का कोई ऑप्शन होता है? ठीक है। आपको ये कैसे महसूस हो रहा है कि कुछ जानकारियां रह गई हैं, कैसे आप ये समझ पा रहे हैं? हेलो, ठीक है, शायद हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, फोन कट गया है रोहन जी से, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो गलती इन्होंने कर दी है। हिमांशु, इनका मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बट इन्होंने शायद आईटीआर 2 की बात की और उसमें कुछ गलती होने की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल किया है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको रेक्टिफाई कर दें। अगर कुछ गलती हुई है आप उसको रेक्टिफाई करके आप फिर से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंटेंशन से भी हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास समय है कि आप उस गलती को सुधार सके, लेकिन आप गलती को हमेशा अवॉइड करें कि कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए या उसके पहले कोई नोटिस इश्यू हो जाए। तो जितनी जल्दी जो गलती हुई आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जनरली क्या होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ चीजें या तो रह जाती हैं या कुछ गलती हो जाती है। तो अगर ये कोई भी चीज आपके साथ है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार मैं आपको सजेशन दूंगा कि किसी ना किसी प्रोफेशनल से अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे सजेशन ले लें, फिर चीजों को रेक्टिफाई करें, क्योंकि वो बार बार गलती होना वो थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। तो आप उसको जितनी जल्दी रेक्टिफाई करके आप उसको रिटर्न फाइल कर लें, आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं हिमांशु, जैसा आपने कहा कि रोहन ने अगर टाइमली अपना फॉर्म भरा होगा, ये तब की बात है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने तमाम जो रूल्स हैं वो भी बदल दिए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गई अब गवर्नमेंट इस मामले में। पहले से ज्यादा आपको, अगर आपने सही वक्त पे टैक्स नहीं जमा किया है अपना, तो आपको पहले से ज्यादा हर्जाना भी भरना पड़ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर सपोज मैंने 20 दिसंबर को आईटीआर फाइल किया, उसमें कोई गलती रह गई और अब मैं जनवरी में उसे ठीक कर रही हूँ, तो फाइन क्या दिसंबर के हिसाब से देना होगा, जनवरी के हिसाब से? पहली चीज फाइन नहीं देना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन तभी फाइल होता है जब ओरिजिनल रिटर्न हो, लेट रिटर्न का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। ओके। तो पहली चीज ओरिजिनल रिटर्न होनी चाहिए। तो वहां पे आपको केवल लेट फाइन देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। जो लेट फाइन 1000 और 5000 के अलग अलग स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हैं, 10,000 भी हैं। तो आपको वो वन टाइम तो जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा वो पे कर दिया होगा। हाँ। लेकिन अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब तो आपके साथ परेशानी है। आप हमेशा टाइम के पहले या टाइम जो भी लास्ट डेट है वहां तक फाइल करें, तो आपके सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अगर आपने लेट रिटर्न कर दिया तो बहुत तरह के उसके डिसएडवांटेज जो आपके साथ आ जाते हैं। तो पहला चीज कि आप हमेशा टाइम पे रिटर्न फाइल करें, उसको डिले ना करें। ये भी एक आपके लाइफ की एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट से या तो बैंक में जाते हैं, वीजा के लिए जाते हैं, या किसी भी तरह की और आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं, तो आप बिना रिटर्न के आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिटर्न फाइलिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है और वो आप टाइम पे करें, अदरवाइज अननेसेसरी की पेनल्टी भी है, प्लस आपके लॉस और बहुत तरह के अलग अलग क्लॉजेज है जो आप पे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो बेटर होगा कि आप टाइम पे रिटर्न फाइल करें। आपने हिमांशु बताया कि ये भी एक बहुत जरूरी काम है। जैसे आप अपने जीवन के बाकी तमाम चीजों को इतनी अहमियत देते हैं, आप वैसे ही टैक्स रिटर्न हो गया, टैक्स फाइल करना हो गया, इन तमाम चीजों के ऊपर भी पूरा ध्यान दें और खास करके अब जो इसकी लास्ट डेट होती है उसके ऊपर नजर शुरू से ही बनाकर साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी ऑन टाइम करें, लास्ट मोमेंट ना करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम हमारे व्यूअर्स को हमेशा ही कहते हैं कि अब टाइमली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी आपको बाद में उसका फायदा भी होगा। देर से किया हुआ काम इतना फायदा नहीं देता है। फिलहाल आज के शो में हिमांशु बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो टैक्स पेयर हैं उनकी
इतनी सारी क्वेरीज आपने उनका जवाब दिया, और इसके अलावा बजट इस बार और अच्छा रह सकता है ये बताकर के जो उम्मीदें लोगों के दिल में जगाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।